थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है। फाइंड करना है cos टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 into cos to the power 10 theta plus 3 into cos to the power 8 theta plus cos to the power 6 theta। क्या होगा? हमको लगता है ये क्लास में बताए नहीं थे, कोई हमसे एबीसी करके पूछा था शायद, देखिए तो मतलब वो लग रहा है नहीं बताए थे शायद अब नहीं आ रहे थे, पता नहीं तो दूसरे लोग भी तो नहीं बोल रहे कि हाँ बताए थे कि नहीं बताए थे सर, छोड़ दीजिए, बता देते हैं। देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहला आइडिया क्यों ऐसा किए, कारण है कि हमको जो भी फाइंड करना है वो सब एक बार ध्यान से देखिए कॉस में है। यस सर, सारा कॉस में है। अगर सारा कॉस में है इसका मतलब जब तक साइन का पावर इवन नहीं आएगा तब तक हम उसको कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस कारण से साइन थीटा को अपने प्लेस पे रखे, साइन स्क्वायर को इधर भेजे तो साइन थीटा बन गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद एक सिंपल सा चीज कि हमको अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो किस चीज का रिक्वायरमेंट है, 12 का, तो पावर 6 करेंगे, तो यहां भी पावर 6 और यहां भी पावर 6, ठीक है। अब साइन का पावर 6 थीटा अगर है तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि वो स्क्वायर का क्यूब होगा। यस सर, ठीक है, स्क्वायर का वो क्यूब होगा। तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि जो मेरे पास पावर 6 है उसको हम लिखे साइन स्क्वायर थीटा का पावर क्यूब, कोई चेंज नहीं, cos टू द पावर 12 थीटा। साइन स्क्वायर को लिखे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होल क्यूब, यहां से cos टू द पावर 12 थीटा। अब देखिए a माइनस बी होल क्यूब, ब्रेक करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, और 3a स्क्वायर बी हुआ और माइनस नहीं प्लस 3ab स्क्वायर, 2 का पावर 2 4, दैट इज इक्वल्स टू cos टू द पावर 12 थीटा। ऐसा मेरे पास आ रहा है। अब एक बार ऊपर में देखिए कि क्या है और किस चीज का कमी है। हमको लग रहा है थोड़ा मोड़ा कहीं कुछ कमी चल रहा है। एक 12 है, 10 है, 2 है, 6 है, और मेरे पास 12 है और 6 है मगर 10 और 8 नहीं है, तो कुछ कम लग रहा है। अगर हम इसका स्क्वायर करते तो 4 आता, स्क्वायर आता और यहां पे 4 आता, तो 4 स्क्वायर, वैल्यू पुट करना पड़ेगा कि किसका क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही था इसमें, क्योंकि देखिए हम अरेंज किए 12 आ गया, 6 आ गया, मगर मेरे पास 10 और 8 नहीं आ रहा है, 10 और 8। क्वेश्चन एकदम सही, एकदम ठीक है ना। तब 1 मिनट, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। तब अरेंजमेंट दूसरे टाइप से करना होगा ना, यहाँ तो पावर कुछ और आ गया, तब दूसरा कुछ चीज सोचना होगा। ये आया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये साइन का पावर 4 होगा, साइन का पावर 4 थीटा। अब उसके बाद स्क्वायर को उधर भेज दिए, 1 माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास आया साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर,
ये आया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम स्क्वायर अभी करते हैं, अच्छा 1 को उधर हम लेके गए तो थोड़ा सोच लें कि 4 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 को लेके गए थे तो 1 प्लस साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4 उसके साथ में माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। थोड़ा रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, रफ वर्क कर रहे हैं क्योंकि इस अरेंजमेंट से तो ये आ रहा है और आपके पास क्वेश्चन में आप बोले कि ऐसा नहीं है सर, ठीक है, ये और वो मिल गया मगर दो तो नहीं मिल रहा है, तो हमको कंटिन्यू पावर चाहिए होगा, इसलिए हम थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसको हम लिख दिए 1 माइनस ना ये लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कॉस का पावर 4 कॉस का पावर 6 और 8 आ गया मेरे पास, और वहां से आ गया 1 माइनस 4 और ये हो गया 1 माइनस 2, तो 4 8 मिल रहा है, 6 तो हमको अभी तक मिला नहीं और 12 भी नहीं मिल रहा है, 4 4 8 हो रहा है। 2 और 4। अच्छा एक और चीज देखिएगा, ये भी 3 और ये 3 है ना, मगर ये प्लस और प्लस है, यानी 1 प्लस किसी का वो होल क्यूब किया हुआ है, और साइन क्यूब आएगा स्क्वायर करेंगे। अरेंजमेंट इसमें सोचना होगा, 6 और 12 2 और 4। अच्छा आंसर क्या 1 दिया है या -1? आंसर नहीं दिया हुआ है, डीपीपी चाहिए। डीपीपी सही है, ये कुछ मिस कर रहा है ना इसमें नंबर। देखिए ना हम क्या कर रहे थे ना कि हम 1 माइनस साइन थीटा को रखे यहाँ सॉल्व किए, तो हम आपको सिंपल तरीके से समझाते हैं। इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे ना और उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर यानी कॉस का पावर 4 और 4 8 होगा, 8। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे अगर मिलेगा तो कॉस का पावर 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिल जाएगा और यहाँ से पावर 2 मिलेगा, 8 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा और 6 मिल जाएगा, मगर ये 10 और 12 नहीं आ रहा और 1 प्लस है। अगर हम 1 प्लस कॉस 4 का भी होल क्यूब करते हैं तो 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, एक मिनट रुकिए, तो भी है ना 4 आ रहा है और 8 आ रहा है। अच्छा ठीक है लेविस, एक काम कीजिए, इसको यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर मान ले रहे हैं हम सबको उधर भेज देते हैं, तब देखिएगा एक चीज, सबको अगर हम उधर भेज देते हैं तो cos टू द पावर 12 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस से प्लस cos स्क्वायर थीटा और इसके साथ में प्लस माइनस 3 cos टू द पावर 4 थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये मेरा मिल गया और ये मेरा मिल गया, दो चीज बाकी रह गया बीच में ये। तो अगर हम इसमें सीक्वेंस भी चाहें, मान लीजिए जैसे कि अगर इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं कुछ, कितना कॉमन ले लें हम 6,
cos का पावर 6, तो मेरे पास बचा यहां से 3 cos का पावर 4 और यहां से बच गया 3 cos का पावर 2। तो वो चीज तो मेरे पास प्रेजेंट है ना, मगर ये बीच में बोल रहा है प्लस, ये भी दिक्कत है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं अगर कुछ अरेंजमेंट हुआ तो। हाँ, और नहीं हुआ इसका मतलब है कि क्वेश्चन में मेरा मिसप्रिंट, और हम क्या बोलेंगे। ठीक है, 6 2 8 2 10 2 12, 2 यूनिट बढ़ रहा है। और है किसी का क्वेश्चन? और नहीं है ना? लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स कहां तक पढ़े थे? किसी को याद है? यस सर, सर वहीं तक पढ़े सर। आप लिखवाए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट कंपैरेबल। अच्छा, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन तक हुआ था, है ना? यस सर। ठीक ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्राइक ऑपरेशन कितने टाइप का होता है? 4। एक एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीजन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा वो 4 ही होगा। तो सबसे पहला है मेरा एडिशन, इसी के साथ लेके चल रहे हैं क्योंकि दोनों एक जैसा होता है, सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आगे चल के आप लोग पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन पढ़े हैं फिजिक्स में? यस सर। है ना? ठीक है, कॉम्प्लेक्स है ना, कहीं कहीं पे वेक्टर की तरह बिहेव करता है। बिल्कुल आपको अभी ही रिलेट करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी हम रिलेट करके दिखाएंगे। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स में मान लीजिए जैसे कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 अगर दिया हुआ है A1 प्लस IB1 और Z2 दिया हुआ है A2 प्लस IB2, तो सिंपल तरीके से एडिशन का मतलब कि ऐड करो Z1 और Z2 को। तो होगा क्या कि इसमें ध्यान रखना है कि एक ही जैसा नेचर आपस में ऐड होगा और एक ही जैसा नेचर आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। तो कौन कौन सा नेचर? ये है मेरे पास कौन सा नेचर? रियल। और ये कैसा? इमेजिनरी। तो रियल के साथ ऐड होके रियल पार्ट दिया, आई कॉमन ले लीजिए, इमेजिनरी से ऐड हुआ। काफी सिंपल सा बात, बस आपको याद रखना है, रियल के साथ रियल ही ऐड होता है, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी ही ऐड होता है। और अगर बोल दिया Z1 माइनस Z2 तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहां कौन सा साइन लगेगा सोच के बताइए? प्लस लगेगा, एकदम ठीक। कारण है कि A1 प्लस IB1 था तो वही प्लस हम बाहर निकाले हैं, तो A1 और A2 का डिफरेंस होगा, B1 और B2 का डिफरेंस होगा, ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर के यहां बीच में प्लस माइनस लगेगा। आपको पहले भी बताया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा रियल और इमेजिनरी का सम होता है। कॉम्प्लेक्स हमेशा रियल और इमेजिनरी का सम होता है, तो उसी प्लस के फॉर्म में लिखना है। एक दो आंसर देते चलिएगा। रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 कितना? A1 माइनस A2। बस Z1 माइनस Z2 में रियल मतलब जिसमें I नहीं लगा है, तो A1 माइनस A2।
क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। चलिए बोलिए तो न्यूमरेटर क्या होगा? B1 minus B2 minus B1 हाँ divided by A1 minus A2 A1 plus A2 सर। देखें A1 प्लस A2 एडिशन डिफरेंस में भी आपको गड़बड़ा रहा है, ठीक है। चलिए ये बस प्लस वाला। अब इसका आर्गेन प्लेन जानते हैं किसको बोलते हैं? आर्गेन प्लेन का भी नाम सुने? नहीं सुने, ठीक। कोऑर्डिनेट प्लेन का नाम सुने? ठीक। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन, चलिए ठीक। सुना लग रहा है। अच्छा सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? सुना सुना लग रहा है सर। अच्छा ठीक है, सुना सुना लग रहा है, तब ठीक है। सुनिए ये तीन नाम लिए ना, आर्गेन प्लेन, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन, ये एक ही चीज होता है, ठीक है। ये सब एक ही चीज होता है, मतलब कि जहां पे y एक्सिस और x एक्सिस हो गया तो ये जो प्लेन डिवाइड हुआ, टू डायमेंशनल प्लेन डिफाइंड इन x एंड y, उसी को हम आर्गेन प्लेन बोलते हैं, उसी को कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, उसी को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है। तीनों एक ही चीज है। अब इसमें आपको ये पता कि ये x होता है और ये y होता है। कॉम्प्लेक्स इसको अपने तरह से थोड़ा मॉडिफाई करके क्या बोला कि जो x एक्सिस होगा इसको रियल एक्सिस बोलेंगे, जो y एक्सिस होगा इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में रियल कहा x पे और इमेजिनरी कहा y पे। आप देखे होंगे कभी कभार कॉम्प्लेक्स हम ऐसे लिखते हैं x प्लस आई लिखते हैं ना, मतलब पिछले ही क्लास से स्टार्ट हुआ, बीच में तो कभी ना कभी लिखे ही होंगे। तो x क्या डिनोट कर रहा है? रियल, और y क्या डिनोट कर रहा है? इमेजिनरी। तो एक्चुअल में आर्गेन प्लेन का कॉन्सेप्ट यही कहना है कि अगर कभी x एक्सिस होगा तो कॉम्प्लेक्स के केस में उसको रियल एक्सिस मानेंगे विदाउट आयोटा, और जो i के साथ होगा वो y एक्सिस होगा यानी इमेजिनरी एक्सिस होगा। तो अगर कोई बोला कि देखो z जो है वो 3 + 2i है, तो बोलिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कितना? अच्छा इंटरसेप्ट का x इंटरसेप्ट 3, हाँ, और y and so y इंटरसेप्ट 2। एकदम सही। हम सोचे इंटरसेप्ट का मीनिंग नहीं पता तो अब बताने लगे थे हम, ठीक है। x इंटरसेप्ट 3 और y इंटरसेप्ट कितना? 2। 3 कहने का मतलब है राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? राइट साइड में। राइट साइड। और 2 कहने का मतलब है अप की डाउन? यानी वो पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ठीक है। इट इज द कॉम्प्लेक्स पॉइंट, इसको z बोल रहे हैं। ये मेरा कॉम्प्लेक्स पॉइंट z है जिसका कोऑर्डिनेट 3, 2 है। तो देखिए x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखे, और अगर कॉम्प्लेक्स दिया तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखे। अब इसमें मान लीजिए जैसे आपको इतना तो पता चल गया कि ये जाके इससे मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा अब हम आपको जो बोले थे कि वेक्टर एडिशन बताएंगे, थोड़ा वो चीज समझाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट था केवल। मान लीजिए जैसे कि x और y एक्सिस है, एक यहां है, एक यहां है, क्या यहां और वहां है? z1 और z2। अभी इसीलिए तो आपको समझाया कि आर्गेन प्लेन पे हम किसी पॉइंट की तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट लिए और उसको बस ओरिजिन से ले जाके मिला दिए। तो ये है मेरा z1 और ये है मेरा z2, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नो सर। ठीक है। अब बस थोड़ा सा हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है, इसको ऐसे बढ़ाना है ताकि ये पैरेललोग्राम बन जाए, ठीक है। ये O, ये Z1, ये Z2, और इसका हमको अभी तक नाम नहीं पता, ठीक है। इसका नाम अभी तक हमको नहीं पता, हम छोड़ दिए, ठीक। आपको
वेक्टर का जो पैरेललोग्राम लॉ था उसमें सिखाया गया था कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी, तो जो मेजर डायगोनल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रिजल्टेंट मींस कितना, A vector plus B vector. a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इट इज द सम ऑफ बोथ कंपोनेंट वेक्टर्स। और ये कितना होता है, कोई बात हाँ बोलिए। क्या बोल रहे हो? अरे कोई बात नहीं, सुनिए ना, आप अभी 11 में है, हम एकदम सोच के चलते हैं कि आपको लगभग है ना कोई बात हम बोलेंगे तो वो पहले से नहीं पता होगा। बोलिए करिए, वेक्टर हो सकता है, कौन वेक्टर हो सकता है? पोजीशन वेक्टर। ना ना वैसे नहीं, पूरा वेक्टर खंगालना नहीं है, खाली पैरेललोग्राम लॉ में रहना है। अच्छा ठीक है, जान दीजिए, कोई बात नहीं। अरे हम कहाँ पूछ रहे, हम तो बोले बता रहे। सुनिए ना, सुनिए, इसको हम O बोलते हैं, इसको हम A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। अगर आप ध्यान से गौर डालिएगा तो OAB ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, OAB ट्रायंगल में, ठीक है, OAB ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, नाम था OAB ट्रायंगल, ठीक है। तो OA की तरफ A है और OB की तरफ B है, ठीक है। अगर हम इसका डायरेक्शन B से A बोले थे ना, B से A रखते हैं, तो क्या आपको ट्रायंगल लॉ याद है? Yes sir. ट्रायंगल लॉ में आप ये पढ़े होंगे कि अगर कभी भी दो डिफरेंट वेक्टर्स सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन में होता है, नॉट इन सेम डायरेक्शन, सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। सर अब ये क्या है? अच्छा, यहां से घूमना स्टार्ट कीजिए, क्या आपको एंटी क्लॉकवाइज दो साइड दिख रहा है? Yes sir. दैट इज कॉल्ड सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दो कॉन्सिक्यूटिव साइड है, और तीसरा जो है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसका डायरेक्शन देख रहे हैं, क्लॉक है, क्लॉक, ठीक है। Yes sir. तो जो दो एक ही डायरेक्शन में है उसके सम के बराबर तीसरा होगा, यानी कि जो मेरा BA वेक्टर होगा प्लस जो B वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू A वेक्टर। तो बोलिए BA वेक्टर कितने के बराबर? A vector minus B vector. A वेक्टर माइनस B वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि जब भी दो एडजेसेंट साइड किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो पैरेललोग्राम का जो मेजर डायगोनल होता है वो वेक्टर्स का सम होता है, और जो माइनर डायगोनल होता है, माइनर मतलब छोटा, जो माइनर डायगोनल होगा वो दोनों वेक्टर के डिफरेंस के बराबर होता है। तो मेजर जो होगा वो दोनों का सम होगा और माइनर डायगोनल दोनों का डिफरेंस होगा। समझ में आया? Yes sir. यस सर। चलिए, ये चीज था। वेक्टर आपके 12th क्लास में है, मैथमेटिक्स में बहुत एक्सप्लेन तरीके से बहुत दिन पढ़ेंगे, समझे? ठीक है, अब ये चीज याद रखिएगा बस। अब मान लीजिए जैसे ये मेरे पास Z1 है और ये Z2 है, ठीक है। तो अगर हम इसको बोले तो ये बोलिए मेरा मेजर डायगोनल है कि माइनर डायगोनल है? A major. मेजर। तो एग्जैक्टली लाइक वेक्टर्स इट इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z1 Z2, plus Z2. यानी हम इसीलिए इसका नाम नहीं देके रखे थे कि ये पॉइंट मेरा Z1 प्लस Z2 के बराबर होगा, ये पॉइंट मेरा Z1 प्लस Z2 के बराबर होगा। और कोई अगर बोल दिया कि चलो ठीक है वो तो समझ गए, मगर ये जो है लाइन, नाम दे रहे हैं हम इसको AB, बोलो AB कितना? Z2 minus Z1 सर। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं Z2 माइनस Z1। आप में से कोई बोलेगा सर क्या Z1 माइनस Z2 नहीं होगा? होगा, दोनों होगा, ठीक है, दोनों होगा। तो हम क्या सुने? हम ये सुने कि जब कभी भी दो वेक्टर पॉइंट के कारण पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स बनता है तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम होगा वो मेजर डायगोनल बताएगा, और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफरेंस होगा वो माइनर डायगोनल बताएगा। आर्गेंट प्लेन पे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है वो पता चल गया?
ठीक है, किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट मेरे पास मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट है ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ये कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। Z1 अगर A1 प्लस IB1 है, Z2 अगर A2 प्लस IB2 है, तो Z1 इंटू Z2 दैट इज इक्वल्स टू A1 प्लस IB1 और इसके इंटू में A2 प्लस IB2 होगा। अब उसमें क्या है, A1 पहले दोनों से मल्टीप्लाइड, तो A1 A2 A1 B2 प्लस ये मल्टीप्लाई IB1 A2 और सोच के देखिए IB1 इंटू IB2 कितना होगा? हाँ, I स्क्वायर और I स्क्वायर का वैल्यू कितना? -1। पढ़े थे ना हम लोग, ये पढ़े थे ना? हाँ, I स्क्वायर माइनस B1 B2। हाँ, तो I स्क्वायर कर दीजिए, B1 B2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा। ये है, इसमें से A1 A2 और माइनस B1 B2 ये है, और इन दोनों में से I कॉमन ले ले तो A1 B2 और प्लस B1 A2, ठीक है, A1 A2 माइनस B1 B2 रियल हो गया और विथ I वाला A1 B2 और प्लस B1 A2 इमेजिनरी हो गया। तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z1 इंटू Z2 है उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये ऐसा है, ठीक है। डिवीजन थोड़ा ध्यान रखिएगा, डिवीजन के लिए एक चीज हम आपको बता दें, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर exist or reside at denominator then must rationalize। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा तो आपके सॉल्व करने का एक स्टेप है रैशनलाइजेशन। आप रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, ये तरीका होता है। यानी कि डिवीजन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो तुम उसको रैशनलाइज करो, ठीक है। हम लोग वैसे ही चलेंगे, दिखाते हैं आपको, एक क्वेश्चन से दिखाते हैं, उसमें ए बी लेके कोई फायदा नहीं। Z1 दिया 3 + 2i, Z2 दिया है मेरे पास 3 - 4i ऐसा, और हमसे ये बोला गया कि Z1 by Z2 दैट इज इक्वल्स टू a + ib, तो बोला गया फाइंड a + b, ये चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। हम कैसे प्रोसीड करेंगे कि पहले तो ये अरेंजमेंट कर ले Z1 by Z2, फिर उसके बाद उसका वैल्यू पुट कर ले 3 + 2i 3 - 4i, 3 + 2i by 3 - 4i, फिर क्या सुने, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स तो रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करने के लिए 3 + 4i से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब ऊपर का सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसा यहां सीखे थे बस वही काम करना है, तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 9 + 12i + 6i और -8, जहां नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, क्योंकि कहीं कहीं हम टर्म गायब कर देते हैं। और यहाँ a² - b², तो क्या हम इसको 9 + 16 लिखें? यस सर, 20 ये आएगा -16i² और i² का नेगेटिव इसको +16 बना देगा, ठीक है। यस सर, ठीक है, तो ये मेरे पास आया। अब हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिखे कि Z1 by Z2 जो था ना रियल 9 - 8 1, इमेजिनरी 12 + 6 18i, उसके नीचे ये 25 अलग, इसके नीचे 25 अलग। क्या किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. ठीक है, दिस पार्ट विल बी इक्वल्स टू a + ib,
इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। तो a का वैल्यू मिला 1/25 और b का वैल्यू मिला 18/25। ठीक है, फाइनली हमको चाहिए a प्लस b, जोड़ दीजिए ना भाई, 19/25। इट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे हम लोग को कन्वर्ट करना है। चलिए इसको आप नोट कर लें और आपके लिए क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे 1/1 प्लस आई और प्लस आई डिवाइडेड बाई 2 माइनस आई कितना होगा ये बताना। पहले भी तो ये सब काम किए होंगे आप, 1/2 प्लस 3/4 ये सब ऐड करते थे ना, वैसा ही करना। क्या है, आपको एक बार ऐसे समझा दे, वैसे बोलना नहीं चाहिए मगर फिर भी रेशनल नंबर का एडिशन सिखा रहे हैं आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर, प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बनेगा, लाइक दिस क्वेश्चन। उतना होने के बाद आप उसको रेशनलाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से देंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए और बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, जो टर्म गायब करना है कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए बनाते हैं। दो तरीका बनाने का, या तो पहले ही रेशनलाइज कर ले तब सॉल्व करें, या पहले हम इसको एलसीएम ले लें फिर सॉल्व करें। बोलिए। डिवीजन में मेरे पास आ गया यहां का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 और माइनस आई स्क्वायर 3, 2i और माइनस आई प्लस आई, ये और ये कट गया और मेरे पास आ गया कितना 1/3 प्लस आई। हम इसको रेशनलाइज कर दिए 3 माइनस आई और नीचे आ गया मेरे पास 10, 3/10 माइनस 1/10 आई। क्या मेरा सही है? ठीक है, सब कोई देख लीजिए क्या मेरा सही है, पहले हमको ये बताइए। बता ही नहीं रहे। सर नीचे वाला डिवीजन फिर से बताइए ना। ये वाला। यस सर। क्या किए ना, 1/3 प्लस आई आया ना, यस सर। तो यस सर। अब उसके बाद हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो रेशनलाइज करेंगे तो बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं ना। यस सर। हाँ, यहाँ देखिए, हाँ ठीक है, यहाँ देखिएगा ना 1/3 प्लस आई है ना, इसको मल्टीप्लाई किए 3 माइनस आई से और डिवाइड किए 3 माइनस आई से, तो ऊपर 3 माइनस आई आ गया और नीचे a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर आएगा, 9 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर था, 9 माइनस आई का स्क्वायर, और आई स्क्वायर कितना -1, तो ये +1 हो जाएगा, यस सर। तो ये 10 आ गया ना। ठीक है, यस सर। चलिए बढ़िया। अलजेब्रा है ना, इसमें प्रोसेस सीखिएगा, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री की तरह नहीं। आप सीक्वेंस सीरीज पढ़े थे, उसमें आप देखे थे थ्योरी के नाम पे केवल वहां पे फॉर्मूला होता है और वहां पे जो प्रोसेस है वही क्वेश्चन बनवाता है, यहां भी वही चीज है। मेरे पास डिवीजन केवल नाम का है, काम का चीज कौन है, रेशनलाइजेशन। ठीक है, अच्छा दूसरा भी तरीका हम बोले थे ना आपको, हम बताएंगे, तो ये सब नोट तो हो गया होगा, यही बता देते हैं। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं क्योंकि आपको आना चाहिए हर तरीके से। इसको यही रेशनलाइज कर दिए, इसको यही रेशनलाइज कर दिए, तो 1 माइनस आई बाई 2, और इसको यहीं पे रेशनलाइज किए, तो आई के साथ 2 प्लस, तो 2i प्लस आई स्क्वायर, और डिवीजन में आ गया 4 + 1 5। अब हम इसको सॉल्व किए,
ठीक है, तो देखिए क्या होगा, आई स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 माइनस 5i, और 2 से मल्टीप्लीकेशन जब हम इसको करेंगे तो ये 4i, और ये -1 इंटू 2 -2, और इसके डिवीजन में आ गया 10, 5 माइनस 2 3, -5i प्लस 4i माइनस i, तो 3/10 और i/10, यही आया था ना, ठीक है। चलिए देखिए, ये दूसरा तरीका था, हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं, मगर मान लीजिए कहीं कहीं काम कर लिया जाता है। आगे देखिए, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, देखिए आयोटा में हम लोग ये देखे थे कि आई का वैल्यू √1 होता है। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर नेगेटिव हो जाए उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी का नोटेशन मेरा आयोटा होता है। तो आई का वैल्यू √1 है। अगर हम आई स्क्वायर निकालें तो इट इज -1, आई क्यूब अगर निकालें तो लिखने का तरीका आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर जान चुके हैं कि -1 होता है, आई से मल्टीप्लाई करेंगे -i बनेगा, यानी कि आई क्यूब इज इक्वल्स टू -i लिखेंगे, ठीक है। आई का पावर 4, आई का पावर 4, हम इसको आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स -1 इंटू -1 कुल मिला के आई का पावर 4 हम +1 लिख सकते हैं। तो i का पावर 1, i का पावर 2, i का पावर 3, i का पावर 4। हम आपसे सिंपल सा चीज पूछना चाहते हैं, i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस i4, बोलिए कितना, सॉल्व करके बोलिए कितना। ऊपर लिखा है, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम बनाना है। कितना, -1 -i, और कोई, सर 1 +√1। देखिए एक चीज, 0, हाँ यस सर 0। अब हल्के फुल्के में इसको लेते हैं, i के जगह i लिखें, आई स्क्वायर के जगह -1 लिखें, आई क्यूब के जगह -i लिखें, i4 के जगह +1 लिखें, +1 -1 -i प्लस i, कट पिट के कितना 0, ठीक है, वो 0। चलिए ठीक, ये आया मेरे पास, क्या ये क्या है, इसको लिख के हम लोग क्या साबित करना चाहते हैं, हम लोग ये साबित करना चाहते हैं कि सम ऑफ 4 consecutive इंटीग्रल पावर containing iota always equal to 0, always equal to 0। देखिए अब ये कितना बड़ा बात हो गया। कोई आपसे क्वेश्चन बोला कि देखो तुमको बनाना है i का पावर 432, i का पावर 433, i का पावर 434 और i का पावर 435। पूछने वाला पूछ के अभी घुमा था कि क्या वैल्यू होगा, स्टूडेंट बोला 0, ठीक है। क्या आप समझे क्या बोला गया? yes sir, बस हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है कि ये पहला वाला क्या आई है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है अगर यहाँ 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर कंटेनिंग आयोटा का टर्म एडिशन में दिया है वो हमेशा 0 होगा। यानी कि आप इसको जनरल करके क्या बोल सकते हैं वो सुन लीजिए। आप बोल सकते हैं कि i का पावर n प्लस i का पावर n प्लस 1, i का पावर n प्लस 2 कंटिन्यूड, i to the power n plus 3, that will be always equal to 0 whatever be the value of n। मगर n हमेशा क्या होना चाहिए, n हमेशा मेरे पास नेचुरल नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेगेटिव डाल दीजिएगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा, उस समय पता नहीं क्या आएगा, वो हम लोग देखेंगे नेगेटिव पावर। अभी के लिए केवल हम क्या बात कर रहे थे
कि इंटीग्रल पावर, और इंटीग्रल में भी हम यहाँ पे बाउंड क्या कर दिए कि नेचुरल ही लेके चलना है आपको, ठीक है, तब आप ये आंसर दे सकते हैं। अच्छा, एक और ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है I to the power 253 plus I to the power 255 plus I to the power 257 plus I to the power 259, इसका आंसर चाहिए। हम लिख दिए 0, तो हम बोले आंसर चाहिए, ठीक है। सॉल्व कीजिए फटाफट, आंसर दीजिए। वो 0 के भरोसे मत रहिएगा, वो तो हम लिखना रहता है, कुछ भी लिख देते हैं, जाएंगे चौक से लिखा हुआ है मिटा देंगे, ठीक है। आप जान रहे थे, आपको काम करनी है। सुनिए, इसको और इसको देखिए तो, और क्या इसके बीच वही रिलेशन है? एक बार चेक कीजिए, जितना दिखाए उतने देखिएगा, बाकी मत देखिएगा, अर्जुन बन जाइए। यस सर। जिसको नहीं दिखा थोड़ा जूम करके 1 3, ठीक है, 1 2 छोड़ के 3, 253 के बाद 54 छोड़ के 55, यही बोल रहे थे सेम टाइप का। जब इसका वैल्यूएशन हम लोग पुट करेंगे तो ये आई और ये माइनस आई कट के 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली वैसे 2 4 देखिए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप इवन दिए कि ऑड दिए, अगर अल्टरनेट टर्म्स है तो पेयर वाइज 0 होगा। पता है यहाँ पे ये इसके साथ 0 हो रहा है और ये इसके साथ 0 हो रहा है, यहाँ 4 चाहिए, यहाँ 2 ही चाहिए। पेयर वाइज अगर अल्टरनेट टर्म्स होता है, जो अल्टरनेट पावर्स कंटेन करता है, वो पेयर वाइज 0 होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं i का पावर n और प्लस i का पावर n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सवाल उठाने वाला हमसे क्या सवाल उठाया कि सर n जो है वो इवन है तो क्या होगा, हम बोले 0। फिर वो बोला कि अच्छा ठीक है सर, n अगर ऑड होगा तो क्या होगा, हम फिर बोले 0, ठीक है। दोनों तरीके से हम क्या बोले 0। अब दिखाते क्यों और कैसे। क्या आप इसका मीनिंग समझते हैं? i टू द पावर n प्लस 2 का मतलब होता है in इंटू i का पावर 2। क्या आपको ये जानकारी है? यस सर। हाँ, यस सर। तो अगर हम in कॉमन ले लेंगे तो आप शायद बुरा नहीं मानिएगा, मान लीजिए नो सर। ठीक है। हम क्या बोले थे ना कि in और प्लस i का पावर n प्लस 2, तो यहाँ पे i का पावर n है, ये दोनों कॉमन अगर आ गया in तो यहाँ से i स्क्वायर बचेगा और यहाँ से 1 ही बचेगा, वही लिखे, ठीक है। क्या अब सही है, समझ में आएगा? हाँ सर। अरे नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, हम एकदम बड़ा बड़ा लिख के समझाएंगे आपको, दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, मगर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में इतना टाइम नहीं रहता कि आप सबका पावर निकालते चलिएगा। देने वाला क्या करेगा, आपको इतना लंबा देगा ना कि आप कंफ्यूज रह जाइएगा, कॉम्प्लेक्स से बना रहे हैं या फिर सीक्वेंस सीरीज से बनाए। तो आपको ये सब चीज पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे। यस सर। ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1, तो 1 -1 0। क्या आपको कोई फर्क पड़ा कि i का पावर n क्या था? कोई फर्क नहीं, क्योंकि वही टर्म जो है 1 प्लस आई स्क्वायर, यही तो 0 हो गया, और ये 0 हो गया तो वट एवर बी द वैल्यू ऑफ n, ये पूरा का पूरा वैल्यूएशन 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी क्या सीखे, अगर 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर कंटेनिंग आयोटा का टर्म एडिशन में है तो उसका सम 0 होगा। अगर अल्टरनेट पावर कंटेन करने वाला टर्म्स आयोटा का है तो पेयर वाइज 0 होगा, ठीक है, पेयर वाइज 0 होगा। 25 सॉरी सर। अच्छा 20 में चले हैं हम लोग, 125 टर्म्स आप बोले, 125 टर्म हम ही चेक कर रहे हैं, आपके बात पे हम पूरा भरोसा करते हैं, ठीक है। 125 जो है ये ऑड है, अगर इसमें से एक यूनिट हटा दे, एक यूनिट काट के अलग कर दे, तो मेरे पास 124 हो जाएगा टर्म्स। यस सर। 124 टर्म्स अगर हो गया तो देखिए, वैसे तो आप पहले ही देख चुके होंगे वो कैसा अल्टरनेट है,
तो वो पेयर वाइज 0 होता जाएगा, यानी 124 में से जो 62 पेयर्स बनेगा, 62 पेयर्स बनेगा, उसका सम 0 आएगा। सही, बच जाएगा एक एलिमेंट। कौन बच गया? आई। आंसर क्या आएगा? आई। देखे, बनाने का तरीका ये होता है। अब वो नहीं कि लेके बैठ गए हैं, हल्का सा क्वेश्चन दे दिया है, पूरा मन लग रहा है, सबको सॉल्व कर रहे हैं, इसको इससे काट रहे हैं, इसको इसके बाद वाले से काट रहे हैं, पूरा काटे पे काटे जा रहे हैं। कितना बार काटिएगा? 62 बार, 62 टाइम्स। और बोलिएगा कि 62 टाइम्स 0 आया, आपके हाथ में क्या फल लगेगा? 0 कितनी बार भी आए रहेगा 0। ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा सा आपको सीखना है, वही चीज बता रहे थे। अगला एक और क्वेश्चन, समेशन दिया है कि r का वेरिएशन 1 से लेके 50 तक है, 50 तक है। ठीक है, और यहां दिया है i का पावर 2r+1। पूछा कि वैल्यू बोलो क्या होगा। देखिए आपका क्वेश्चन सर 0 नहीं, 0 है आप 2 आंसर दिए हैं अभी साइड। सर, प्रोफेसर रिजेक्ट किए तो 0 मिला। अच्छा, इसमें हमको ये देखना था, ये ऑड है, क्या आप इसको पहचाने थे? ये ऑड है? नहीं सर। ओहो, 2r+1 देखे सर, पुट कर दिए 1 तो 3 आया, पुट किए 2 तो 5 आया, 3 तो 7 आया, पता चल गया ये ऑड है। और अगर ऑड पावर, अब हम सवाल ये पूछना चाहते हैं, याद है आपको इसमें हम क्या पूछे थे? आप हमको नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए बस। ठीक है, यहां पे कोई निकालने का जरूरत नहीं है, किसी से हमको पूछने का भी जरूरत नहीं पड़ा, हमको पहले ही पता चल गया इसमें 50 टर्म्स है, एंड 50 इज एन इवन नंबर, यानी कि 25 पेयर्स होगा, और 25 पेयर्स आपस में 25 टाइम्स 0 देगा। ठीक है, और फाइनली कुल मिला के वो आंसर क्या देगा हमको? 0। चलिए ठीक है, नोट किया जाए, या अगर नोट हो चुका है तो हमको बता दें, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ये आयोटा वाला। अगला, अगर कभी i का पावर m होता है तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं i टू दी पावर 4n प्लस r के फॉर्म में। ये क्या है? i का कुछ भी पावर दिया ना, आप उसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से। कारण क्यों 4 से ही डिवाइड करें? क्योंकि आप देख चुके थे कि 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर का सम 0 होता है, इसलिए 4 से डिवाइड कीजिए। आप जब 4 से डिवाइड कीजिएगा इस m में, तो कोसेंट आएगा कुछ n और कुछ रिमाइंडर बचेगा r। तो n क्या है? n है कोसेंट when m divided by 4 r क्या है? r is the remainder when m divided by 4, और m क्या है? any इंटीग्रल पावर है या कोई भी इंटीजर। ठीक है, ऐसा है। तो इसमें से फिर से इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं, i का पावर m जो है वो, क्योंकि पावर एडिशन में है तो i का पावर 4n और i का पावर r लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अगर कभी भी पावर और पावर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम उसको पावर का पावर लिख सकते हैं। क्या ये दोनों सेम है? यस सर। ठीक है, बगल वाला को छोड़ दिए जैसे था। i का पावर 4 अभी हम लोग पढ़े थे, कितना वैल्यू होता है i का पावर 4? 0 1 सर, 1 यस सर। 1 का पावर n, 1 का पावर n 1 होगा, यानी आंसर आया i का पावर r। कहने का मतलब है i का अगर कुछ भी पावर दिया है, उसको जब 4 से डिवाइड कीजिएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरा आंसर होगा। और आपको क्या ये बात पता है कि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकता है? 0 0 1 2 3 4 हो सकता है, 0 1 2 और 3। ठीक है, तो उन्हीं सब में से कोई आंसर आएगा। हाँ, दिखाते हैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। i टू द पावर 253, हम क्या किए, 253 को साइड में लेके गए और इसको 4 से डिवाइड किए। 6 टाइम में 24, 1 और 3 टाइम में 12, 1 रिमाइंडर।
हम इसको बहुत सजा के लिखे, i के पावर में आएगा 4 इंटू 63 और इसमें +1 करेंगे, फिर उसके बाद और अरेंज किए, i का पावर 4 का पावर 63 और i का पावर 1, ये 1 हो गया और कुल मिला के हमको i मिला। तो हम आंसर क्या दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं कि i का पावर 253 जो है ना वो i होगा, ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब आपको शॉर्टकट बताते हैं, स्कूल एग्जामिनेशन में आएगा, एकदम ऐसे एक्सप्लेन करके बनाइएगा नहीं तो मार्क्स नहीं देगा। अब कंपटीशन वाला बात, ऑब्जेक्टिव वाला बात, क्या आपको 4 से डिविजिबिलिटी पता है? 4 से डिविजिबिलिटी, लास्ट का 2 नंबर लिखेंगे। 4 से डिविजिबिलिटी, लास्ट का जो 2 डिजिट होता है, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर कितना भी बड़ा हो 4 से डिविजिबल। एडिशनल बात सुनिएगा, लास्ट के 2 डिजिट को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा पूरे नंबर में वही रिमाइंडर बचता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस बोला i का पावर 125312, बोलो कितना? हम बोले 1, सही बोले कि गलत? बोलिए, है ना। हमको क्या फर्क पड़ता है यहाँ क्या लिखा है, हमको फर्क है इससे, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0 बचा, तो i का पावर 0 मतलब 1 हो गया। ठीक है, अगला अगला देखिए, लिखा है i का पावर 2999, आंसर बोलिए, आंसर सीधा सर 2 मींस i का पावर 2, यस सर -i, माइनस आई, ये देगा i क्यूब और तब उसके बाद माइनस आई। 99 4 से डिवाइड करके देखिए, 3 रिमाइंडर आ रहा होगा, आया क्या? 3 रिमाइंडर तो i क्यूब, तो ये जो नंबर है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये सिंपल i का क्यूब होगा और वो वैल्यू हम जानते हैं -i होगा। ठीक है, अगला i का पावर 253 प्लस i का पावर 259 प्लस i का पावर 3010, आंसर बोलिए, पूरा सॉल्व करके आंसर। -1, कुल मिला- सॉरी, ओ फिर सॉरी भी हो गया, आराम से कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लीजिए। माइनस आई आ गया ना, यहां से आई आएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा कि सर कैसे हुआ बताइएगा, हम एक बिल्कुल एक्सप्लेन करके बना के दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड किए 4 से, तो मेरे पास 56 डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 3 बचा, 3 मतलब -i हो गया, i क्यूब आएगा तो वो -i हो गया, और यहाँ पे 4 से डिवाइड किए तो 2 रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर होने के कारण i स्क्वायर आया, और i स्क्वायर हम जानते हैं कि -1 होता है, ये कट गया और फाइनल आंसर -1 मिल गया। ठीक है, ऐसा। चलिए आपका क्वेश्चन है, अब अपनी कॉपी में आप सॉल्व करेंगे इसको, i टू द पावर 12, i टू द पावर 123, i टू द पावर 1234, और डिवीजन में मेरे पास i टू द पावर 257, i टू द पावर 259 प्लस i टू द पावर 25301, कितना वैल्यू आएगा, एक आंसर चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही डिजिट आएगा, मगर एक आंसर चाहिए। सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। आई का मेरा धुंधला आ रहा है क्या? यस सर, मेरा कनेक्शन स्लो है। ओ अच्छा, आपका स्लो है ना, ठीक। i टू द पावर 12, i टू द पावर 123, i टू द पावर 1234, डिवीजन में i टू द पावर 257 है ये, ठीक ना, 257 है, i का पावर 259 और i टू द पावर 25301, 25301, ठीक है कस? ठीक है सर। ये तो सबसे पहले कट गया होगा,
इसका तो हमको कोई गिनती नहीं है। वहां कारण है कि देखिए ना, अल्टरनेट है, अल्टरनेट है तो सीखे थे ना, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ऊपर I12 रिमाइंडर जीरो यानी कि 1। 23 में डिवाइड किए 4 से तो I क्यूब मतलब माइनस I। 34 में डिवाइड किए 4 से, रिमाइंडर 2 माइनस 1, ये और ये भी कट गया। यहाँ पे हम 0 1 में डिवाइड किए, 1 में डिवाइड किए 4 से, रिमाइंडर इज 1, ठीक है, यानी I आया। माइनस I बाई I कट पिट के माइनस 1 देगा, बस ये मेरा आंसर, ठीक है। तो आंसर है माइनस। लिख लीजिए। कहीं पे भी कोई टर्म अगर समझने में दिक्कत है कि नहीं सर कैसे कैसे हो जा रहा है, ठीक है, पार हो गया, पूछ लीजिए। अच्छा, नेगेटिव पावर अभी बताई ही नहीं ना। कोई बड़ा चीज नहीं, क्वेश्चन से ही लेते हैं। मान लीजिए I का पावर माइनस 593 दे दिया, I का पावर माइनस 593 दे दिया, एकदम घबराना नहीं है। 593 नेगेटिव में रहे या पॉजिटिव में रहे, हमको डिविजिबिलिटी आता है, हमको 4 से डिवीजन आता है, बिल्कुल वही रूल रेगुलेशन लगाएंगे, ठीक है। आप नेगेटिव को बाहर निकालिए, I का पावर 593, माने ये सोचने के लिए है, ऐसा कुछ इतना लिखना नहीं होगा आपको, ठीक है। अब 593 में हम क्या किए कि 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर बोलिए। I का पावर माइनस 1 आएगा। ये रिमाइंडर कितना दे रहा है, रिमाइंडर 1 सर 1 दे रहा है, तो हम इसको I का पावर 1 लिखेंगे और उसका पावर नेगेटिव चढ़ा देंगे, तो इसका मतलब I टू दी पावर माइनस 1। हम ये जानते हैं कि नेगेटिव पावर होना मतलब रेसिप्रोकल 1 बाई I, और हम ये भी सीखे हैं कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा, सीखे थे ना डिविजिबिलिटी में। तो अगर 1 बाई I है, रेशनलाइज करेंगे I से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो दैट इज इक्वल्स टू I बाई I स्क्वायर मींस माइनस 1, यानी आंसर कितना आएगा, माइनस I आएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक, आपके लिए I टू दी पावर माइनस 23 और प्लस I टू दी पावर माइनस 258 कितना? सर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ, I का पावर माइनस 23 और प्लस I का पावर माइनस 258। आते हैं थोड़ा एक दूसरा तरीका भी हम जरूर आपको बताना चाहेंगे, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही तरीके पे रहे। आप इसको 4 से डिवाइड किए थे तो रिमाइंडर कितना बचा था, 3 को 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक तरीके से आप हमको बोलना चाहते हैं कि सर रिमाइंडर माइनस 3 बचा था, सही बोले? यस सर, रिमाइंडर माइनस 3 बचा था, 4 में से उसको हटा दीजिए, कितना बच गया, 1। ये I देगा। फिर से यहाँ पे वही प्रैक्टिस करते हैं, इसको 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर नेगेटिव में बोलिए कितना आया, -2। उसको 4 ऐड किए तो रिमाइंडर कितना हो गया, 2। ये I का पावर 2 होगा। अब आपको पता है कि I का पावर 2 -1 होता है, आपका आंसर आ गया कितना, I -1। यही आया था ना आकाश? यस सर। ठीक है, तो एक तो आप बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं, मगर इसमें केवल क्या है ना कि आपको एक बार रैशनलाइज करना पड़ता है, ये एडिशनल है। हम इससे भी आपको बचा रहे हैं। हम क्या बोले, नेगेटिव में नंबर दिया है, 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आपको नेगेटिव मिलेगा, उसमें 4 ऐड कर दीजिए, जो होगा वही बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और उसका आंसर लिखना। एक बार प्रैक्टिस करके वैसे ही बोलिए I का पावर -1999, आंसर बोलिए सीधा एक बार में देख के, लिखना नहीं। आई ना? यस सर। हाँ, यस सर। आप इसको डिवाइड किए 4 से, रिमाइंडर मिला -3, 4 ऐड किए बच गया 1, I का पावर 1 मेरा आंसर हो गया, ठीक है।
एक और आई का पावर, कौन साल चल रहा है अभी? 2020। आंसर बोलिए। सर 1। टोटली डिविजिबल, फिर क्या फर्क पड़ता है मेरे पास माइनस है कि नहीं? ठीक है, टोटली डिविजिबल, रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 होना इसका मतलब 1। अच्छा ठीक है, पिछला साल चलते हैं। -1997। चलिए आंसर बोलिए, आंसर। सर आई। माइनस आई। माइनस आई। यहां आप डिवाइड किए, -1 रिमाइंडर बचा था, 4 ऐड करेंगे 3 आएगा, आई क्यूब, और आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है? -i। आयोटा का पावर खेल है, बस समझना है केवल। जितना बचा है थोड़ा नोट कर लीजिए, साफ करेंगे इसको। सर बोलिए। सर अगर 1 बाय आई का पावर 2 है तो उसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करें या फिर रेशनलाइज करें? 1/i का पावर 2 है। यस सर। हाँ, तो इसका वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि i² -1 हो जाएगा ना, और जब -1 हो जाएगा तब तो रेशनलाइज करने का जरूरत ही नहीं है हम लोग को, समझे? यस सर। ठीक है, ये 1 है। छोटा सा एक चीज और है, खत्म कर लेते हैं आज कम से कम। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट और एक होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो हम अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान रखिएगा कि इफ साइन ऑफ imaginary part get changed, then conjugate of complex number obtained, conjugate of complex number obtained। क्या बोला? इमेजिनरी पार्ट का क्या करना है? साइन चेंज करना है, बस। तो हमको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा कॉन्जुगेट क्या है सर? बताएंगे, वही तो बोला यस सर। कॉन्जुगेट जो है वो मिल जाएगा। क्या है? नहीं बोला, बोला मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? यस सर। जब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करोगे तब मिलेगा। अब दूसरा लाइन तैयार है बताने के लिए कि कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। दूसरा लाइन ये कह रहा है कि कॉन्जुगेट of complex number is image of complex point with respect to x-axis, और x-axis को कौन से नाम से जानते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स में? रियल एक्सिस, ठीक है, रियल एक्सिस। तो देखिए क्या बोला गया, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है z, और ये है z = a + ib। तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो a, b लिखेंगे, ये तो सीखे थे ना बगारगेंड में, ठीक है। अगर इसका हम इमेज बनाना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, इट इज द x एक्सिस, इसका इमेज बनाना चाहते हैं, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? सर x नेगेटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, हाँ, x पॉजिटिव तो a रह जाएगा और y नेगेटिव तो -b हो जाएगा। अगर आप a + ib का ab लिखे थे तो a, -b का आप क्या लिखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर? a - ib लिखिएगा, ठीक है, a - ib। तो यहां पे जो आपको ये पॉइंट मिला ना, इट इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z रिप्रेजेंटेड बाय बार, सिर पे बार लगा देना इसका, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर बार लगाने पे डिनोट होता है, और उसमें केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो पहला वही बोला था कि अगर तुमको कॉन्जुगेट निकालना है तो इमेजिनरी का साइन चेंज करो,
और दूसरा बोल रहा है कि कॉन्जुगेट का मतलब कॉम्प्लेक्स पॉइंट का इमेज किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। चलिए इतना बात हो गया। जेड अगर मेरे पास -3 + 4i है, बोलिए जेड बार क्या होगा? -3 - 4i। अगर Z1 मेरे पास -3i है तो Z1 बार क्या होगा? 3i। ये बोला था कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो। हम रियल में कुछ नहीं किए, मगर जहां इमेजिनरी दिखा वहां साइन चेंज किए। ठीक है। Z2 अगर बोला -7, Z2 बार बोलिए -7 ही होगा। यहां मेरे पास इमेजिनरी है ही नहीं तो हम साइन किसका चेंज करें, तो हम उसको वैसे ही छोड़ दें। ठीक है। अच्छा अगला बोलिएगा Z3 अगर लिखा है 2i - 5 तो Z3 बार कितना? -2i - 5। अपना नजर एकदम गड़ा के हम उसी जगह पे केवल साइन चेंज करेंगे। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आयोटा का टर्म बाद में दिया है या आयोटा का टर्म पहले दिया है। हम आगे और पीछे फर्स्ट और सेकंड टर्म नहीं जानते। हम जानते हैं रियल और इमेजिनरी। हम ये जानते हैं विदाउट आयोटा और विथ आयोटा। कॉन्जुगेट में अगर साइन चेंज करना है तो केवल विथ आयोटा का चेंज करना है, विदाउट आयोटा का कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और आज यही खत्म करेंगे।